हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12। बेटा केजी 1 टू 12 आपको सारी की सारी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बेटा इससे पहले हम लोगों ने आज देखा कि मनी से पहले मनी हमने पढ़ा, मनी का कॉन्सेप्ट क्या है, मनी क्यों इंपॉर्टेंट है, मनी से पहले क्या होता था, मतलब बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस पढ़े। तो हमने ऐसी काफ़ी सारी बातें करी कि भैया मनी का पर्पस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। आइए ज़रा देखते हैं बेटा, एक नए और टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, मनी सप्लाई। अब मनी का सप्लाई कैसे हो रहा है, ये मनी सप्लाई चीज़ क्या है, ज़रा समझते हैं, देखते हैं और देखते हैं मनी का सप्लाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सारी बातें इस पूरे टॉपिक के अंदर जानेंगे। आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहला मनी सप्लाई। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, जो पूरा मनी का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ मनी जो है वो एक इकोनॉमी में सप्लाई हो रहा है, ठीक है, हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक द्वारा जो होल्ड किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में एक समय पर पब्लिक द्वारा कितना पैसा होल्ड किया जा रहा है, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो है वो ही मनी सप्लाई कहलाता है। मतलब एक इकोनॉमी में एक समय पर लोग, पब्लिक द्वारा कितना पैसा होल्ड किया गया है, टोटल वॉल्यूम मतलब जितना भी पैसा है वो होल्ड किया गया है, उसी को ही मनी सप्लाई करते हैं। इसमें हम इनकम जनरेटिंग सेक्टर्स को हटा देते हैं, इसलिए मनी सप्लाई कहा जाता है। मनी सप्लाई क्या होता है, ठीक है, ये बेटा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है ना। तो इसे अपन, इसके अंदर मैं आपको अगर बताऊं तो इसे एक स्टॉक कंसेप्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, एक तरह का इसको स्टॉक कंसेप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय पर देखा जाता है, ठीक है, समझ आया। एक स्टॉक मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा गया हो कि एक दिन का समय था, उस पे देखा गया हो, तो मतलब क्या है, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। एक अंतर्गत, एक समय के अंतराल में अगर देखा जाए तो उसे बेटा अपन कहते हैं फ्लो कंसेप्ट। क्या बोला जाता है, फ्लो कंसेप्ट। इसलिए अपन जो बोलते हैं ना कि जो डिमांड है, डिमांड को अपन फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं, बिकॉज डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, एबल टू परचेज एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझ आया, एक समय के अंतर्गत आपकी डिमांड को चेक करी जाती है, तो वो फ्लो कंसेप्ट होता है। यहाँ पे हमारा डिमांड, ये जो मनी सप्लाई है, दैट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। अब जरा देखिएगा बेटा, उससे पहले अपन चलते हैं और एक चीज मैं आपको बताता हूं जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या पैसा आया कैसे, इसका मतलब काम क्या था, कैसे हम इवॉल्व हुए पैसे के अंदर और क्या क्या चीजें हमने देखी, जरा उसके बारे में समझते हैं। जरा देखिएगा, सबसे पहले आया बेटा कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मतलब वस्तु, जैसे कि ये कमोडिटी मनी मतलब वस्तु, कि भैया पहले लोग गेहूं चावल एक्सचेंज करके सामान खरीद रहे थे, बेच रहे थे। क्या आप मुझे चावल दे दो, मैं आपको गेहूं दे दूंगा। आप मुझे भाई साहब जो है जूते दे दो, मैं आपको कपड़े दे दूंगा। आप मुझे जो है भाई साहब टमाटर या सब्जियां दे दो, तो आप मेरे से जो है छाता ले लेना। मतलब कोई भी सामान एक्सचेंज किया जा रहा है किसी और सामान या सर्विस के लिए। मतलब मैं कोई सामान लेके जा रहा हूं और वही सामान के बदले मुझे कुछ बदले में सामान चाहिए, मतलब बार्टर सिस्टम वाला काम था पूरा, कमोडिटी मनी। फिर आया हमारा मेटेलिक मनी। बेटा मेटेलिक मनी रेफर किया जा सकता है गोल्ड कॉइन से। किससे, ये गोल्ड कॉइन से, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है बेटा, ये गोल्ड कॉइन से। वैसे तो ये 50 और ये से आपको करेंसी दिख रही होगी, इसको मान लीजिए सोने के सिक्के हैं। बेटा गोल्ड कॉइन से आपके जो है ये चालू हुआ मेटेलिक मनी, है ना। मेटेलिक मनी मतलब गोल्ड कॉइन्स वगैरह होते थे। गोल्ड कॉइन्स वगैरह को, सोने की मुद्राएं, लोग जो थे राजा घराना टाइम पे सोने की मुद्राओं से काम करने लगे फिर, ठीक है। सोने की मुद्राओं, ये सामान से बढ़ के फिर सोने की मुद्राओं से ये लोग खरीदने बेचने लग गए कि 10 सोने की मुद्राएं दे दी तो आपने ये खरीद लिया, आपने 5 सोने की मुद्राएं दे दी तो आपने कुछ और खरीद लिया। तो उस फॉर्म से हमने पैसा इस्तेमाल करना चालू किया। कभी म्यूजियम में जाते हैं तो हमें दिखता भी है पुराने टाइम का सोना या मुद्राएं, ठीक है। फिर आता है पेपर मनी। बेटा पेपर मनी क्या है, पेपर मनी इज द कैश, ये कैश, पेपर मनी इज द कैश, कि जो आप नोट्स देखते हो, जो आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं नोट्स, आरबीआई द्वारा जो नोट्स इशू किए जाते हैं उन्हें पेपर मनी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें पेपर मनी कहा जाता है। 500, 2000, 100, पहले 1000 भी हुआ करते थे, ठीक है।
200, ये सारे के सारे आपके जो भी नोट्स हैं बेटा, ये सब के सब क्या बोले जाते हैं, आपके पेपर नोट बोले जाते हैं। ठीक है, अब तो 2000 भी नहीं बचे, लेकिन हाँ, तो 500, 100, 200 ये जितने भी नोट्स होते हैं सारे के सारे 10, 20, 50 ये सब के सब पेपर करेंसी में या पेपर मनी में आते हैं। फिर आता है बेटा क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब आप ये चेक वेक का भी बोल सकते हो, चेक वगैरह। क्या चेक में अपन ने लिख दिया कि भैया टू पे द ऑर्डर ऑफ, क्या आप किसी को पे का नाम लिख दो, भैया किसको दे रहे हो, अमाउंट लिख दो, इधर इधर इन वर्ड्स लिख दो, जैसे कि भैया सानिध्य को दे रहे हो तो सानिध्य को दे दिया, सानिध्य सर को दे दिया, कितना 1 लाख रुपए दे दो, चलो है ना, कितना दे दो भैया 1 लाख रुपए दे दो, ये लो, है ना। इधर लिख दो 1 लाख रुपीज ओनली, 1 लाख रुपी ओनली, है ना, ओनली। फिर अपना वो डाल दो, साइन कर दो कि भैया लो, ये लो साइन कर दिया, लो इनको पैसे दे देना, खत्म बात। ये क्या होता है बेटा, क्रेडिट मनी। पैसा मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा, पैसा मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा। प्लास्टिक मनी बेटा, ये देखो सारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, ये हम कहाँ से, हम सामान बेचने से, सामान के बदले सामान बेचने से, एक्सचेंज करने से, सोने की मुद्राओं से, पेपर करेंसी से, चेक फैसिलिटी, पेपर क्रेडिट मनी से, साथ ही साथ प्लास्टिक मनी तक आ चुके हैं। ये हमने पूरा इवोल्यूशन देखा है। क्या देखा है बेटा, पूरा इवोल्यूशन। पैसा हर दम बदलता रहा है। पहले आपका कमोडिटी मनी, सामान, सामान से मेटल मनी मतलब गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन से पेपर मनी मतलब कैश वगैरह, कैश वगैरह से फिर क्रेडिट मनी जैसे कि आपके चेक हो गया, चेक वगैरह से प्लास्टिक कार्ड्स, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब बस एक कार्ड लेके घूमो, आपका सारा काम हो जाएगा। बट आज को तो दूध की दुकान पे, दूध की दुकान, किराने की दुकान, छोटी छोटी जगहों पर भी लोग डेबिट कार्ड मशीन लेके बैठते हैं, कार्ड मशीन्स लेके बैठते हैं। आप बस स्वाइप करो, पेमेंट करो। पेट्रोल पंप टू रेस्टोरेंट्स टू किराने वाले, हर इंसान के पास वो आपकी डेबिट कार्ड मशीन है। समझ आया? तो इससे होता क्या है बेटा, हमने इवॉल्व होते हुए देखा है एनवायरनमेंट को, एनवायरनमेंट को इवॉल्व होते देखा है कि हम पैसे पहले कैसे यूज़ करते थे और अब कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आइएगा ज़रा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा मैंने आपको बताया भी कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे देखा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है, ये है ना, कैलकुलेट किया जाता है ना। कंपोनेंट्स ऑफ मनी क्या है बेटा, मनी के कंपोनेंट क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। यार जो करेंसी जो है और कॉइन्स है पब्लिक के पास जो है, वो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, कि भैया जो डिमांड डिपॉजिट, आप अपनी डिमांड पे पैसों को रीपे करवा सकते हो, ऐसे डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक द्वारा किए जाते हैं, वही कंपोनेंट ऑफ मनी के अंदर आता है। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं बेटा मेजर ऑफ सप्लाई, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के मेजर्स कैसे होते हैं, अपन इसके अंदर पढ़ते हैं 4 चीजें, M1, M2, M3 और M4। ये हम 4 चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। अब हम इसमें सब में जानेंगे कि M1 के अंदर क्या होता है, M2 के अंदर क्या होता है, M3 के अंदर क्या होता है, M4 के अंदर क्या होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको कैलकुलेट करके बताओ, तो जरा ध्यान से सुनना, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। M1, M2 मतलब मनी सप्लाई के मेजर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। आइएगा जरा देखते हैं बेटा M1 के अंदर क्या होता है और कितना डिफरेंट है M2, M3, M4 से। ठीक है, मनी 1, M1। अब बेटा सप्लाई ऑफ मनी को देख रहे हैं, M1 कैसे सप्लाई ऑफ मनी को बताता है, जरा देखिए। M1 करेंसी एंड कॉइन्स, करेंसी और कॉइन्स जो कि पब्लिक के पास हो, उनको यहां पे लिया जाता है कि पब्लिक के पास जो कॉइन्स और जो करेंसी है उसको रखो, उसमें ऐड करो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। बेटा बैंक में जितना पैसा जमा किया ना डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर, उनको लेके आओ, उनको भी ऐड करो। मतलब जैसे कि मैं गया डिपॉजिट करवाया था मैंने कुछ पैसा 2 लाख रुपए, तो हाँ उसको डिपॉजिट कर दो, उसको भी ऐड करो कि भैया मैं कभी भी जाके अपनी डिमांड पे निकलवा सकता हूँ ना, 2 लाख रुपए कभी भी निकलवा लूंगा। तो ऐसे जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनको जाकर भी ऐड करो। तो भैया करेंसी और कॉइन तो जो पब्लिक के साथ हैं वो, उसके साथ साथ जो डिमांड डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक, जैसे एक्सिस बैंक, आपके SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनके अंदर जो आपने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, आपने जैसे कि होता है ना डिमांड डिपॉजिट की, जब भी पैसा मांगूंगा तब वापस दे देंगे, ऐसे डिपॉजिट्स को इनको ऐड करना है। प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI के द्वारा अदर डिपॉजिट्स किए गए हों उनको भी ऐड कर दो।
आरबीआई में जो अदर डिपॉजिट्स ऐड हुए हों उनको भी ऐड कर दो। इन तीनों को जब ऐड करोगे तो आपका M1 निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है बेटा? M1। समझ आया? अब करेंसी कॉइन्स विद पब्लिक क्या होता है जरा देखो। करेंसी कॉइन पब्लिक के अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स, बेटा पेपर नोट होते हैं, एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, सिक्के और जो नोट होते हैं, नोट और सिक्के जो होते हैं करेंसी, वो पब्लिक द्वारा जो होल्ड करी जाती है उसे सीसी बोलते हैं। तो बेटा यहां पे देखो इस फॉर्मूले को हम याद कैसे कर सकते हैं? सीसी डीडी ओडी, सीसी डीडी ओडी, ये हमारा M1 है। क्या है बेटा? M1। सीसी डीडी ओडी, सीसी मतलब करेंसी कॉइन्स, डीडी मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, ओडी मतलब अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, सीसी डीडी ओडी, क्लियर है? अब जरा देखो बेटा, पेपर नोट्स और कॉइन्स जो होते हैं, मतलब करेंसी नोट्स और आपके करेंसी जो कॉइन होते हैं, वो कॉइन्स और करेंसी जो नोट हैं वो आपके पब्लिक द्वारा जो होल्ड किए गए हैं, जो उनके पास हैं, उनके बारे में बता रहा है। अब जरा देखिएगा, करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी। बेटा फिएट मनी क्या होता है? करेंसी मनी होता है। फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर। बेटा यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर की बात करें, जैसे होता है ना कानून में ऑर्डर दिया जाता है, वैसे ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि भाई गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डर दिया गया है टू एक्ट एज अ मनी, कि भैया ये मनी के रूप में, इसको स्वरूप में यूज कर सकते हो। जैसे कि नोट के बदले आप कोई भी सामान खरीद सकते हो और कोई इंसान मना नहीं करेगा कि नहीं भैया मैं 500 का नोट नहीं लेता, आप तो मुझे कुछ और ला के दो। ये क्या बात होती है? हर इंसान एक्सेप्ट करेगा इसको, ये एज अ लीगली अलाउड है। ऑर्डर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा कि इसको कोई मना नहीं कर सकता, सबको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज करना है तो। क्लियर है? दैट इज अंडर लॉ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल द डेट्स। कोई पैसा चुकाना हो तो भैया ऐसा नहीं हो सकता ना, जैसे मान लो किसी के ऊपर कर्जा हो और मैं परेशान करने के लिए क्या करूं कि भैया उससे मुझे 50 लाख रुपए लेने, है ना, और मैं बोल दूं 50 लाख रुपए लेके खड़ा हुआ है बेचारा, बहुत मेहनत करके 50 लाख रुपए इकट्ठे किए, और मैं आके बोल दूं सुन मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे 50 लाख रुपए तो पे तो करेगा लेकिन नोट और करेंसी नहीं लूंगा, मैं करेंसी नहीं लूंगा। मैं मना नहीं कर सकता उसको, उसने ला के रख दिए मेरे पास तो मुझे लेने पड़ेंगे, भले ही मैं फिर कुछ भी करूं उसका, फिर तुम उसको जला दो, कर दो, कुछ भी कर दो, वो तो भैया मेरे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मैं मना कर ही नहीं सकता उसको। क्यों? क्योंकि वो एज अ लॉफुली अंडर लॉ एक्सेप्ट किया जाता है हर व्यक्ति द्वारा, ये कानून कहता है, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। बेटा लीगल टेंडर मनी ही फिएट मनी है। लीगल टेंडर मनी पढ़ा था अपन ने, वही फिएट मनी होता है, ठीक है, जो कि लीगली अलाउड होता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने बताया था व्हाई क्रिप्टो करेंसी इज नॉट लीगल टेंडर मनी, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो बेटा ये चीज याद रखना, M1 के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सीसी डीडी ओडी, क्योंकि बाद में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, तब आपको ये चीज मुझे हेल्प करनी है जरूर कि मैं कैसे सॉल्व करूं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब वो एक्सप्लेन कर रहा है सारे पॉइंट्स कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, कि हर एक पॉइंट को देख रहे हैं कि भैया कैसे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है? ओनली नेट डिमांड deposits are included, net demands are included. It must be noted that demand deposits are taken on net basis, net basis पे दिखा जा रहा है, मतलब इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब एक बैंक ने दूसरे बैंक में पेमेंट करी या कुछ जमा किया हुआ है पैसा तो वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, उनको हटा दो, उनको हटा दो। नेट बेसिस पे जो डिपॉजिट्स हुए उनको ही अलाउ किया जाएगा कि भैया यहाँ पे जो नेट डिमांड है, नेट डिमांड बोलते हैं ना कि मतलब जितना पैसा लोगों ने डिपॉजिट किया है अपना, उसको यहाँ पे एक्सेप्टेंस दी जा रही है। मतलब मैं गया, मैंने 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में डाले, उसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं उनको कभी भी निकाल सकता हूँ। एक बैंक ने दूसरे बैंक को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज नॉट अलाउड, तो उसको हटा दो। उसके बाद जो बचेगा वो हम नेट डिपॉजिट्स के अंदर, नेट डिमांड एज डिपॉजिट्स के अंदर अलाउ कर देंगे, ठीक है। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई क्या होता है बेटा, जरा देखो। अदर डिपॉजिट्स बोलता है इट इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक के बिहाफ पे, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स एंड गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक हो गया या फॉरेन गवर्नमेंट हो गई, उनके बिहाफ पे कोई पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसका पैसा रखा हुआ है।
वर्ल्ड बैंक का पैसा रखा हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैसा रखा हुआ है। अगर इन सब का पैसा इनके पास होल्ड हुआ है तो इनको भी अपन काउंट करेंगे, इसको भी अपन काउंट करेंगे, इंक्लूड करते हैं इसको। यस, बिल्कुल करते हैं इंक्लूड, ठीक है। However, it does not include deposits of the Indian government. इंडियन गवर्नमेंट का पैसा इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। एंड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, कि कमर्शियल बैंक भी आरबीआई को पैसा देता है ना। मान लो जैसे कि कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ गया तो अपना पैसा ना डिपॉजिट कर देते हैं आरबीआई को, तो वो भी हटा दिया जाता है इसमें से, ठीक है, वो भी अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का पैसा और कमर्शियल बैंक ने जो डिपॉजिट्स किए हुए हैं आरबीआई के साथ, उसका पैसा यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है, उसको नहीं जोड़ते अपन। अदर डिपॉजिट जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और इन जगह से पैसा आया होगा, या फॉरेन बैंक्स या फॉरेन गवर्नमेंट द्वारा कोई पैसा आया होगा, तो उसको भी इंक्लूड यहाँ पे करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, ये M1 हो गया। M1 मतलब CC प्लस DD प्लस OD। अब आइएगा M2 के ऊपर। ये थोड़ा सा ब्रॉडर है, ये थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट है बेटा। लिक्विडिटी भी इसमें इफेक्ट हो जाती है, सबसे पहले लिक्विड होता है, उसके बाद थोड़ा लिक्विडिटी कम होती जाती है। जरा देखना, इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ये एक थोड़ा सा ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। ये थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है M1 से कंपेयर करें तो, M1 से कंपेयर करें तो थोड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है। इन एडिशन टू M1 के एडिशन में इट ऑल्सो इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट्स। बेटा ये सेविंग डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड करता है विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। जो सेविंग्स डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स में, उनको भी इंक्लूड करता है। मतलब जो पूरा मनी वन है, मतलब M1 में जो भी चीजें इंक्लूड करी थी, मतलब CC प्लस DD प्लस OD, वो तो है ही, उसके साथ साथ सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, उनको भी ऐड कर दिया। मतलब इस चीज को भी यहां पे ऐड कर दिया। M2 क्या होता है? M1 की सारी चीजें प्लस ये पूरा जो भी सेविंग्स आपने करी होगी। बेटा लोग क्या है, सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं, वहां पे डिपॉजिट होती है। पोस्ट ऑफिस में भी ना सेविंग्स डिपॉजिट होते हैं, वहां पे भी पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हो, अलाउड होता है ना। तो सेविंग्स डिपॉजिट जो भी करे होंगे आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर, उस पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी पैसा जमा होगा, उसको भी जब इंक्लूड करोगे इसके अंदर, उसी को मनी टू कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? मनी टू उसी को कहा जाता है जहां पे M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। आपने कोई पैसा अगर दिया हुआ है पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग्स डिपॉजिट के रूप में, तो हाँ वो ऐड कर दो, और M1 के अंदर पूरी चीजें उनको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? M2। क्या आ जाएगा? M2, ठीक है। फिर बेटा M3 क्या है? M3 मतलब वही M1 पूरा ऐड कर दो, M1 वैसा ही पूरा ऐड कर दो, उसके साथ साथ नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। कि नेट टाइम डिपॉजिट्स जो होंगे, नेट टाइम डिपॉजिट्स मतलब क्या? टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी चीजें, बैंक के पास जितनी भी फिक्स्ड डिपॉजिट ऐसी चीजें होंगी, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और M4 क्या होता है बेटा? मतलब M3 में अपन ने देखा M1 हो रहा है प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। बैंक में अगर आपने जो कोई ऐसे फिक्स डिपॉजिट टाइप की कुछ चीजें करी हैं, तो उनको भी यहाँ पे आपकी वेटेज मिलेगी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट M4 क्या कर रहा है बेटा? M4 में ये M3 में जो भी चीजें आ रही हैं, M3 में कौन कौन सी चीजें आ रही है बेटा? M1 नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। तो M4 में क्या होता है? M4 में ये M3 आ जाता है, ये M3 यहां पे आ जाता है, ठीक है। M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। पहले बेटा सेविंग्स डिपॉजिट था, अब क्या है अपना? टोटल डिपॉजिट्स हैं। जितने भी डिपॉजिट्स होंगे वो हर तरह के डिपॉजिट्स यहां पे आके इंक्लूड हो जाएंगे। M3 is widely used as a measure of money supply and is also known as aggregate monetary resource of the society. M3 क्या है बेटा? Is widely used as measure of money supply. ये money supply का measure widely use किया जाता है and is also known as, इसको और तरीके से भी जाना जाता है जैसे कि aggregate monetary resource of society. सोसाइटी का एक एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी है ये, ठीक है। ये M3 कहा जाता है। नाउ M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ये अपना क्या है बेटा? पूरा का पूरा ये अपना आ जाता है M4। तो M1 में क्या देखा अपन ने? M1 में क्या देखा? सब लोग अपन रिवाइज करते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन में आपसे सबसे बनना चाहिए पहली बार में। पहला क्वेश्चन, M1
CC currency coins with public, DD demand deposits of commercial bank एंड OD अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ये अपना पहला फॉर्मूला हो गया CC DD OD। दूसरा M2 में M1 जितना चीजें थी उसके अंदर वो प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक की सेविंग्स डिपॉजिट जो भी होंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के पास उनको भी ऐड कर दो। फिर M3 के अंदर M1 पूरा M1 वो और उसके बाद नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट जो भी होंगे उनको भी ऐड करेंगे जो भी बैंक के साथ होगा। क्लियर। और M4 क्या है बेटा, M4 जो है अपना है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ ऑफिस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के पास जितने भी टोटल डिपॉजिट है पूरे के पूरे वो टोटल डिपॉजिट्स को भी ऐड कर दो, M4 आ जाएगा। सो आर यू गाइज रेडी, यस और नो? आर यू गाइज रेडी? लेट्स रोल और हम देखते हैं बेटा M1 M2 M3 M4 कैसे कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए जरा। कैलकुलेट M1 M2 M3 M4 और हमारे पास ये पूरा चार्ट दिया गया है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल सकते हैं बेटा, M1 निकाल सकते हैं। M1 निकालते हैं। अपन ने देखा था M1 का फॉर्मूला था CC DD प्लस OD, CC DD OD है ना, ये अपन ने देखा CC DD OD अपने पास जो है वो एक फॉर्मूला है M1 निकालने का। ठीक है, अब CC मतलब क्या था, करेंसी कॉइन्स विद पब्लिक। देखो यहाँ पे लिखा है करेंसी कॉइन्स विद पब्लिक, लो आगे करेंसी कॉइन्स विद पब्लिक 100 रुपीज, ये लो। ठीक है 100 रुपीज। फिर अपना हो गया डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट मतलब DD, ये देखो DD आ गया प्लस कितना हुआ बेटा 200 रुपए, 200 रुपए। ठीक है, और अदर डिपॉजिट्स OD अदर डिपॉजिट्स बाय RBI, लो 300 रुपए। कितना हो गया बेटा, कितना हो गया M1 इज इक्वल्स टू, ये देखो M1 इज इक्वल्स टू पूरा 100 200 मतलब 300, 300 प्लस 300 600। तो हमने कितना निकाला M1 इज इक्वल्स टू 600। कितना हो गया M1 इज इक्वल्स टू 600 पूरा। देखो M1 अपन ने डन कर दिया बेटा, M1 अपन ने डन कर दिया, M1 अपन ने पूरा डन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना M2। बेटा M2 कैसे निकालें जरा देखो। M2 का क्या फॉर्मूला था, M1 प्लस क्या था, देखो याद दिलाऊं कि याद आ गया, याद दिलाऊं, देखो फिर से देखना है तो रिवाइज कर लो। M2 के अंदर देखा था M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट है विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। जरा देखो सेविंग्स डिपॉजिट दिख रहा है कहीं पे, ये देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के अंदर डिपॉजिट दिख रहे हैं, हाँ या ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के अंदर डिपॉजिट दिख रहे हैं। तो आपके क्या देखा बेटा, यहां पे आ जाओ, इसमें देखो M1 प्लस अपन ने फॉर्मूला क्या देखा था, सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, सेविंग्स डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, POSB लिख रहा हूं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बेटा इतना जगह नहीं मिलेगी अपने को तो मैं इसमें लिख रहा हूं POSB, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। क्लियर है, चलिए जरा देखिएगा बेटा क्या हो रहा है यहां पे। देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के अंदर देखा M1 अपना कितना आया था 600, M1 आया था अपना 600 प्लस सेविंग्स बैंक के अंदर डिपॉजिट कितने हैं अपने सेविंग्स बैंक के अंदर डिपॉजिट है 600। कितना हुआ बेटा इन टोटल 1200। कितना हुआ टोटल 1200। क्लियर है, समझ आया, हाँ या ना? क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, अपना M2 भी निकल गया, M2 भी निकल गया। अब आते हैं M3 निकालना हो। M3 का क्या फॉर्मूला है बेटा, याद आया? M3 का क्या फॉर्मूला है, M1 प्लस क्या, कुछ ऐसा याद आ रहा है, नेट टाइम डिपॉजिट्स बेटा, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक दिख रहा है, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, हाँ या ना? चलो तो जरा देखो, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक मतलब क्या है बेटा, M1 कितना है, फिर से 600, ये लो फिर से 600 हो गया, प्लस कितना, फिर से कितना हो गया
बेटा टाइम आपके टाइम डिपॉजिट विद बैंक कितना हुआ 500 कितना हुआ अपने पास टोटल हो गया 1100 कितना हो गया बेटा 1100 ये लो 1100 कितना हो गया टोटल 1100 लो M3 क्या है अपना फिर M3 कितना हुआ 1100 क्लियर है समझ आया हाँ या ना। अपना लास्ट क्या बचता है बेटा लास्ट अपना बचता है M4 का फॉर्मूला क्या है जरा याद रखिएगा M4 इज इक्वल्स टू M3 था अपना को जैसा जहां तक मुझे याद आ रहा है बताना जरा सही हूं कि नहीं। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट था M3 के बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट था क्या था बेटा M3 का टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक टोटल डिपॉजिट्स बेटा यहां देख रहे टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक POSB लिख दिया ठीक है टोटल डिपॉजिट। अब बेटा M3 आया अपना 1100 प्लस कितना ऐड करना है मुझे बताइए कितना ऐड करूं तो हमारा M4 आ जाएगा। मैं इस वैल्यू को और ऐड कर देता हूं अपना पूरा आंसर आ जाएगा। लो 400 और ऐड कर दिया कितना हो गया टोटल मिला के पूरा हो गया बेटा 1500 ये अपना आ गया M4 लो अपना आंसर आ गए सारे M1 M2 ये देखो M2 लिख दिया इधर M2 ठीक है M1 M2 M3 और M4 M1 M2 M3 एंड M4 ये लो इधर लिख देता हूं M4 इज इक्वल्स टू M4 इज इक्वल्स टू 1500 कितना 1500 क्लियर है। तो M1 M2 M3 और M4 ये हमने सारे के सारे निकाल लिए। बताओ इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी समझ आया क्या निकाल पाएंगे सब लोग आंसर्स। ऐसे ही हमें सारे के सारे आंसर्स को निकालना होगा अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आए तो ये आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और इसके बेसिस पे आपको ये कैलकुलेट करके निकालना होगा। क्लियर है आर वी डन आई होप आपको पसंद आई हो बेटा वीडियो ठीक है। इसका चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो। तो बेटा आई होप आपको ये पूरी टॉपिक समझ आ गया हो और ये सारा का सारा क्वेश्चन भी समझ आ गया हो। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। तो ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेटा आप सब्सक्राइब कर सकते हो मैग्नेट बेस्ड चैनल्स को जहां पे आप KG 1 to 12 सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो ऑल फॉर फ्री। तो बेटा CBSE इंग्लिश मीडियम स्पोकन इंग्लिश CUET NTSC ओलंपियाड CBSE हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है। यूपी बिहार MP बोर्ड सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी ऑन मैग्नेट बेस्ड चैनल ऑल फॉर फ्री सारी की सारी फ्री में मिल जाएंगी। तो किसी भी तरह का टैबलेट किसी भी तरह का फ़ोन किसी भी तरह का लैपटॉप पे आप वीडियोस देख सकते हो सारी की सारी वीडियोस। और बेटा इतने एक्सपीरियंस के साथ वी नो कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए और उन नोट्स को पढ़ के भी बहुत सारे लोगों के अच्छे नंबर आते हैं। 95+% अगर आपको लाना है तो आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो विद एक्सपीरियंस हमें पता है आपके नोट्स कैसे प्रेजेंट करने हैं और किस तरह से आपको आसानी होगी उसको याद करने में। तो हमने वो हमारी नॉलेज के हिसाब से ऐसे नोट्स बनवाए भी हैं जो कि आप अवेल कर सकते हो उस लिंक पे प्रेस करके जहां पे वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक को प्रेस करिए और इन नोट्स को आप अवेल कर सकते हो ठीक है। उसके साथ साथ बेटा आप चाहो तो हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो जो कि है YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और Telegram पर भी। थैंक यू सो मच।